गुड मॉर्निंग टू ऑल। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए फाइनल इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है आर्थिक विकास का माप, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास का माप कैसे करते हैं? तो विकास के जो माप हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है आर्थिक माप और दूसरा सामाजिक माप। तो पहले देखेंगे विकास के आर्थिक माप। तो विकास के आर्थिक माप क्या होते हैं? ये विकास के वे माप हैं जो दुर्लभ साधनों के इस प्रकार के प्रयोग से संबंधित हैं जिससे लोग आय, उत्पादन तथा रोजगार के एक ऊंचे स्तर को प्राप्त करते हैं। दोबारा से देखेंगे, ये विकास के वे माप हैं जो दुर्लभ साधनों के इस प्रकार के प्रयोग से संबंधित हैं साधनों के इस प्रकार के प्रयोग से संबंधित है जिससे लोग आय, उत्पादन तथा रोजगार के एक ऊंचे स्तर को, जो दुर्लभ साधनों के इस प्रयोग से संबंधित है, जो आय, उत्पादन तथा रोजगार के एक ऊंचे स्तर को प्रकट करते हैं। जिससे लोग आय, उत्पादन तथा रोजगार के, ये देखो, ये विकास के वे माप हैं जो दुर्लभ साधनों के इस प्रकार के प्रयोग से संबंधित है जो आय, उत्पादन तथा रोजगार के एक ऊंचे स्तर को प्रकट करते हैं या जिससे लोग आय, उत्पादन तथा रोजगार के ऊंचे स्तर को प्राप्त करते हैं। तो इनमें क्या मुख्य बात है? आर्थिक माप वो दर्शाते हैं जो आय तथा उत्पादन के ऊंचे स्तर को दर्शाएंगे, इससे रोजगार के ऊंचे स्तर को दर्शाएंगे। तो इनमें मुख्यतः आय, उत्पादन तथा रोजगार का उच्च स्तर जहां होता है उसे हम विकास के आर्थिक माप कहते हैं। दूसरा है विकास के सामाजिक माप। ये वे माप हैं जो देश के सामाजिक ढांचे से संबंधित हैं और एक देश के लोगों के ऊंचे सामाजिक स्तर को
प्रकट करते हैं। जो देश के सामाजिक ढांचे से संबंधित है और एक देश के लोगों के ऊंचे सामाजिक स्तर को प्रकट करते हैं। अब ऊंचा सामाजिक स्तर में क्या आता है? साक्षरता तथा शिक्षा का ऊंचा स्तर, जीवन की ऊंची आकांक्षा, साक्षरता व शिक्षा का उच्च स्तर, जीवन की ऊंची आकांक्षा, आय और धन के वितरण में समानता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, और इसमें क्या होता है, लोग जीवन की ऊंची गुणवत्ता के प्रति जागरूक होते हैं। तो अभी हमने विकास के आर्थिक माप व सामाजिक माप देखे। आर्थिक माप है विकास के, वो लोगों के आय, उत्पादन तथा रोजगार के एक ऊंचे स्तर को प्रकट करते हैं, और सामाजिक माप है वो देश के लोगों के सामाजिक स्तर को प्रकट करते हैं। सामाजिक स्तर में हम लेते हैं साक्षरता तथा शिक्षा का ऊंचा स्तर, जीवन की जीने की ऊंची आकांक्षा, इसके अतिरिक्त आय व धन के वितरण में समानता, पर्यावरण संरक्षण तथा लोग जीवन की ऊंची गुणवत्ता के प्रति लोगों का अधिक जागरूक होना। तो ये आर्थिक विकास के आर्थिक तथा सामाजिक माप हैं। अब आर्थिक विकास का एक और माप हम लेते हैं, राष्ट्रीय आय द्वारा माप करते हैं, वो देखेंगे। राष्ट्रीय आय द्वारा माप। कुछ अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने राष्ट्रीय आय द्वारा आर्थिक विकास का माप करने का सुझाव दिया। उनमें मुख्य थे साइमन कुजनेट्स, ए.जे. यंगसन, मायर तथा बार्नबिल।
साइमन कुजनेट्स, एजे एंसन, मायर तथा बाल्डविन, इनके अनुसार आर्थिक विकास का वो माप है वो राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय द्वारा मापने हम क्या करते हैं, आर्थिक विकास मापने के लिए राष्ट्रीय आय में होने वाली निरंतर तथा दीर्घकालीन वृद्धि को देखते हैं। इसमें आर्थिक विकास को मापने के उद्देश्य से हम क्या देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही। तो इस तरह से इसमें मुख्यतः हम देखते हैं राष्ट्रीय आय में होने वाली निरंतर तथा दीर्घकालीन वृद्धि। राष्ट्रीय आय में होने वाली निरंतर तथा दीर्घकालीन वृद्धि, इसमें क्या करते हैं, यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय लगातार बढ़ रही है तो उसमें हम कहेंगे कि ये देश आर्थिक विकास कर रहा है। परंतु जो राष्ट्रीय आय का माप है वो भी एक इसका अच्छा माप नहीं है आर्थिक विकास को मापने का, क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है परंतु उसकी जनसंख्या यदि उस राष्ट्रीय आय से अधिक बढ़ जाए तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय है वो कम होनी शुरू हो सकती है। तो राष्ट्रीय आय माप द्वारा तो हमें ये लगता है कि देश की विकास दर बढ़ रही है, देश प्रगति कर रहा है, परंतु उसकी प्रति व्यक्ति आय कम होनी शुरू हो जाती है जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने पर। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का माप है वो आय के वितरण को ध्यान में नहीं रखता। किसी देश में हो सकता है राष्ट्रीय आय बढ़ने के बावजूद उसके जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जाएं और गरीब लोग अधिक गरीब होते जाएं। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय माप को हम आर्थिक विकास का अच्छा माप नहीं कह सकते। तो इसके ये जो समस्याएं थी इसके समाधान के लिए विकास का जो प्रति व्यक्ति आय माप रखा गया, आर्थिक विकास का प्रति व्यक्ति आय माप। आर्थिक विकास का प्रति व्यक्ति आय माप, पर कैपिटा इनकम एज मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है, किसी देश के लोगों द्वारा अर्जित औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी देश के लोगों द्वारा अर्जित औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और इसका अनुमान लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो कुल राष्ट्रीय आय है उसको हम जनसंख्या से भाग दे देते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय है उसको हम डिवाइड करते हैं कुल जनसंख्या से। तो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। राष्ट्रीय आय को हम देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। परंतु ये जो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है ये दो तरह से प्राप्त होती है।
एक है मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम। ये कैसे निकालते हैं? यदि हम जो राष्ट्रीय आय लेते हैं वो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय लेंगे, बाजार कीमतों पर, और उसको कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो वो मौद्रिक आय प्राप्त होगी। कैसे? देखो, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, इसको भाग दे देंगे जनसंख्या से तो हमें मौद्रिक आय प्राप्त होती है। और चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय आप जानते हैं कि बाजार कीमतों पर अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं के बराबर होती है। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाई जनसंख्या। तो ये बाजार कीमतों पर अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं को हम जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय प्राप्त हो जाती है। और बाजार कीमतों पर अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं क्या होती है? क्वांटिटी को हम प्राइस से गुणा करते हैं। क्यों क्या है? बाजार कीमत पर अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा, P क्या है? बाजार कीमत, और इसको जनसंख्या से डिवाइड करने तो भी हमें प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय प्राप्त हो जाएगी। क्यों क्या क्या है यहाँ? किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा, P क्या है? कीमत स्तर, तो कीमत स्तर से गुणा कर दें तो हमें प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय प्राप्त हो जाती है। तो प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय में दो तरह से वृद्धि हो सकती है। इससे देखो, एक तो क्यों बढ़ जाए, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन मात्रा में वृद्धि हो, और सेकंड है कीमतें बढ़ जाएं। पहली कंडीशन है यदि Q में वृद्धि हो जाए, दूसरी कंडीशन है यदि P में वृद्धि हो जाए। यदि मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि केवल और केवल P में वृद्धि के कारण हुई है तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि केवल और केवल कीमत स्तर बढ़ा है, लोगों की आय नहीं बढ़ी, बल्कि उनकी जो क्रय शक्ति है वो कम हो गई है, और इससे लोगों के जीवन की जो गुणवत्ता है वो भी कम हो गई है। तो इस तरह से ये भी आर्थिक विकास का अच्छा माप नहीं है। हो सकता है कि प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय में P के कारण वृद्धि हो जाए, प्राइस में होने वाली वृद्धि के कारण लोगों का जो आय है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाती है वास्तविक आय, क्योंकि पहले जितनी आय से वो अब कम वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो यदि Q में वृद्धि होने के कारण प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही है तो इससे वास्तविक आय में वृद्धि होती है। P में वृद्धि होने के कारण यदि इसमें वृद्धि हो जाए तो ये आर्थिक कल्याण का सही माप प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस कमी को दूर करने के लिए हम वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करते हैं।
प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करते हैं? इसे रियल पर कैपिटा इनकम। मौद्रिक आय में हमने चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय ली थी। वास्तविक आय में हम स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय लेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय उसको जनसंख्या से भाग कर देंगे, या इसका जो दूसरा तरीका है वो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय से भी निकाल सकते हैं। पहले देखो इसको, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, इसको डिवाइड कर देंगे हम जनसंख्या से, या दूसरा तरीका मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, इसको डिवाइड कर देंगे चालू वर्ष का कीमत सूचकांक। चालू वर्ष का कीमत सूचकांक मल्टीप्लाई 100। इसको हम इस तरह से वास्तविक राष्ट्रीय आय दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को हम जनसंख्या से डिवाइड करेंगे, और मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय से हम उसको चालू वर्ष का कीमत सूचकांक से डिवाइड करेंगे। और चालू वर्ष का कीमत सूचकांक हम कैसे निकालते हैं? चालू वर्ष में कीमतें डिवाइडेड बाय आधार वर्ष में कीमतें। अब मान लो, इसे एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे कि 2002 में किसी देश में प्रति व्यक्ति आय 50 रुपये है, और 2004 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 400 रुपये हो गई है वास्तविक आय। तो इससे हमें ये पता चलता है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय से कि 2002 से 2004 तक इस देश ने प्रति व्यक्ति आय में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, इतनी प्रगति की है। यानी कि इस देश के लोगों को अब 2002 की अपेक्षा 2004 में 4 गुनी वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध हैं। इनका वो 4 गुना अधिक उपभोग कर सकते हैं। तो वास्तविक आय राष्ट्रीय आय का एक अच्छा माप है, और इसको मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय को चालू वर्ष के कीमत सूचकांक से डिवाइड करके और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम राष्ट्रीय आय व वास्तविक राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। कैसे, किस तरह से? मान लो 2000 में किसी देश में राष्ट्रीय आय 100 रुपये है, और 2010 में मौद्रिक आय 800 रुपये हो गई, परंतु जो कीमत सूचकांक है वो आधार वर्ष का हम इसमें राष्ट्रीय आय मान लो 200 रुपये है, और
सूचकांक 100 से बढ़कर 400 हो गया, तो इसमें कैसे वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालेंगे? ये देखो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितनी है, सॉरी ये प्रति व्यक्ति आय भी है हमने, राष्ट्रीय आय नहीं, प्रति व्यक्ति ये वास्तविक आय है, ये प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय है। तो 800 निकलेंगे प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। कीमत सूचकांक कितना हो गया? 400। 400 ले लेंगे यहाँ इंटू 100, तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी आई? 200 रुपए। 2000 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 200 रुपए। तो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय 4 गुनी हो गई, परंतु वास्तविक आय सेम रही। क्यों? क्या कारण? जो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय यहाँ बढ़ी है वो केवल और केवल कीमतों के 4 गुना बढ़ने के कारण बढ़ी है। कीमत 100 से बढ़कर 400 हो गई कीमत सूचकांक, तो केवल कीमत में परिवर्तन के कारण आया है। इससे लोगों के आर्थिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका जीवन स्तर उच्च नहीं होगा, क्योंकि ये जो मौद्रिक आय में वृद्धि है वो केवल और केवल कीमत स्तर में वृद्धि के कारण हुई है। तो इसलिए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ही इसका एक अच्छा माप है, और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है वो उस सूचकांक के 2 महत्वपूर्ण उपयोग है, वो देखेंगे। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय सूचकांक के 2 महत्वपूर्ण उपयोग क्या हैं वो देखेंगे हम। इसके प्रति व्यक्ति वास्तविक सूचकांक के 2 महत्वपूर्ण उपयोग हैं। पहला है बौद्धिक कल्याण का अनुमान, एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। बौद्धिक कल्याण का अनुमान, एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय सूचकांक है, उससे हमें 2 बिंदुओं पर किसी देश के बौद्धिक कल्याण का अनुमान लगाने में सहायक होता है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए 2002 में किसी देश की वास्तविक आय 50,000 रुपये प्रति वर्ष है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, और 2004 में उसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 1 लाख रुपए वार्षिक हो गई है। तो क्या पता चलता है? ये देखो, वर्ष 2002 में किसी देश में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय वो 50,000 रुपये है, और 2004 में उसी देश में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय वार्षिक है वो 1 लाख रुपए हो गई है बढ़कर। इससे हमें क्या पता चलता है कि इस देश में वास्तविक आय दुगनी हो गई है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। तो अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस देश में उपभोग वस्तुएं तथा सेवाएं पहले से दुगनी मात्रा में उपलब्ध हैं, यानी कि उस देश का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है और कल्याण का स्तर बढ़ा है। अब लोग दुगनी वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। दूसरा इसका जो उपयोग है वो है
आर्थिक विकास के स्तर की तुलना, आर्थिक विकास के स्तर की तुलना, कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। कैसे? यदि हमें किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय मालूम है या किसी देश में एक क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय, क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय हमें मालूम हो, तो हम उस क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के साथ तुलना कर सकते हैं। एक देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना हम दूसरे देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से कर सकते हैं। तो ये आर्थिक विकास की या आर्थिक प्रगति की तुलना करने में सहायक होता है। यदि देश ए से मान लो देश बी में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 4 गुनी है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस देश में जो जीवन स्तर है या लोगों की आय या जीवन स्तर वो देश ए से काफी अच्छा है और उनके लिए 4 गुनी अधिक वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध हैं। परंतु इस तुलना करने में हमें एक ध्यान रखना होता है कि जब हम देशों की तुलना करते हैं तो दोनों देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है वो हमें एक ही करेंसी में लेनी चाहिए। या तो हम वो आय डॉलर में लें या रुपए में लें, चाहे यूरो, पाउंड या स्टर्लिंग किसी भी मुद्रा में लें, परंतु वो मुद्रा इकाई तुलना के समय दोनों देशों की सेम मुद्रा इकाई में हमें तुलना करनी चाहिए। तो इस तरह से जो आर्थिक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय सूचकांक है वो ये 2 महत्वपूर्ण उपयोगों में काम आता है। एक, इससे भौतिक कल्याण का अनुमान लगता है, दूसरा इससे आर्थिक विकास के स्तर की एक देशों की विभिन्न देशों से तथा एक देश में विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास की हम तुलना कर सकते हैं। थैंक यू।